नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज आपके लिए एक और नया जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। पहला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, कोलकाता में गाई गई थी। 2 नंबर क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के राइटर कौन है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है मंसूर आलम और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के राइटर कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हुए जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इनको 1962 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से क्या सर्वश्रेष्ठ उपाधि दिए सम्मानित किया गया। और 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष भी चुना गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनली थगो। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नाम थोड़ा पटा पड़ रहा है तो लॉर्ड लिनली थगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया। तो कितना प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 15% इधर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें आगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 168 राज्य में विधानमंडल का क्या प्रावधान किया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 5 नंबर क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई। 5 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। ऑप्शन ए है जनसंघ, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन सी है भारतीय साम्यवादी पार्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय समाजवादी पार्टी। चलते हैं 6 नंबर की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी में। यानी सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है किस वर्ष अस्तित्व में है, तो 1925 में। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसके बारे में और आगे जाने तो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन ए में है 1912 ईस्वी, तो यानी 1912 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर यानी पटना में। और है 1918 में जो है कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। और 1915 में जो है कांग्रेस का 30वां अधिवेशन हुआ था एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है। ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विश्वतीय व्यास से क्या है, कितना कम है, तो 43 किलोमीटर क्या है, कम है। यदि इसके बारे में बात करें तो पृथ्वी के बाद देखिए सूर्य के बाद जो पृथ्वी है सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए सूर्य एक तारा है तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा हो जाएगा सूर्य, और उसके सबसे निकटतम तारा दूसरा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यदि हम बात करें पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है, तो 12,750 किलोमीटर है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है काकेशस, ऑप्शन डी है अलास्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा यानी एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी क्या है, श्रृंखला है। और हिमालय को क्या कहते हैं, पर्वतराज कहते हैं। और देखिए काकेशस पर्वत जो है श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा रेखा पर स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैल होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है मैग्मा। उसको क्या बोला जाता है, मैग्मा। ऑप्शन ए है बेसाल्ट है, ऑप्शन बी में दिया है
लेकोलिथ, ऑप्शन सी है लावा, ऑप्शन डी है तो मैग्मा। तो ऑप्शन डी इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेसाल्ट जो है एक प्रकार क्या है, बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान, और लावा जो है अग्नेय चट्टान की क्या करता है, रचना करता है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अंतः केंद्र, ऑप्शन बी है मूल केंद्र, ऑप्शन सी है उत्केंद्र और ऑप्शन डी है मध्य केंद्र। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु का हम लोग उत्केंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहते हैं। इसके बारे में और अधिक जानेंगे तो देखिए भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु को हम लोग केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। और देखिए भूकंप को मापने वाला स्केल क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। और पूछेगा कि इनकी खोज किसने की, तो अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने कब की, तो 1935 ईस्वी में की थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है किराया, ऑप्शन बी है मिश्रित आय, ऑप्शन सी है पेंशन, ऑप्शन डी है अवितरित आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवितरित आय को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होता है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होता है। ऑप्शन ए में है सरकार का वार्षिक राजस्व, ऑप्शन बी है उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन सी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, और ऑप्शन डी है निर्यात में आयात घटाकर। तो बोल रहा है क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा उत्पादन कार्यों का योगफल। इसका राइट आंसर उत्पादन कार्यों का योगफल हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलॉम, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है वाट। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कूलॉम होगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जूल होगा। और सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट अथवा जूल प्रति सेकंड। इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 8 नंबर, 80 केजी की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। औसत शक्ति की बात करें यानी ऊर्जा, तो इसमें क्या हो जाएगा, mgs यानी स्थिति जो ऊर्जा हो जाएगा। और शक्ति बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देखते हैं, 3.200 जूल प्रति सेकेंड, 640 जूल प्रति सेकेंड है, और 800 जूल प्रति सेकेंड है, और 600 जूल प्रति सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 640 जूल प्रति सेकेंड स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। इसमें फार्मूला लगाकर और उसमें टी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो औसत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों की वेग की घात n के पावर t के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर n का मान क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है 1 है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है -2। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 होना चाहिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड के पावर -1 परिवर्तन होता है, तब वस्तु का कार्य कर रहा बल है। यानी आपको यहाँ पर बल का मान बताना है कितने न्यूटन होगा। तो इस ऑप्शन ए है 200 न्यूटन, ऑप्शन बी 550 न्यूटन, ऑप्शन सी है 500 न्यूटन और ऑप्शन डी है 100 न्यूटन। तो इसको हम लोग बल पूछ रहे हैं, तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटे में यहाँ पर समय का फार्मूला यूज करेंगे। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड, उतना बटे में 0.02 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या है, 500 न्यूटन, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। झूले पर जो बैठते हैं उनके लड़के की गति क्या होगी, तो एक समान होगी कि वृत्तीय गति होगी कि असमान होगी कि आवर्तीय गति होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी आवर्तीय गति करेगा। यदि इसके बारे में जाने तो वह गति जिनमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, आवर्तीय गति
कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे तो घड़ी की सुई की गति जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की कक्षीय गति है, झूले पर बैठे लड़कों की गति है। ये सब किस प्रकार की गति कहलाएंगे? आवर्तीय गति। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी हाइड्रोलिसिस। तो कौन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह जो है भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन से मतलब क्या है? यानी वैसा परिवर्तन जो रंग रूप आकार परिमाण में ही परिवर्तन होता है, इनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मैं बात करें तो शक्कर का पानी में घुलना हो जाएगा, कांच का टूटना हो जाएगा। चलिए अब 19वां क्वेश्चन है, एक गेंद को 20 मीटर वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाण क्या होगा? यहाँ पर जी का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका यानी विस्थापन का मान पूछ रहा है, यानी कितने ऊंचाई तक उड़ेगा। देख तो इसमें फार्मूला क्या लगेंगे? h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो यानी u का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। टाइम कितना है? 3 सेकेंड है और हाफ जी का मान 10 है और टी का मान 3, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मीटर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है सीधी रेखा, ऑप्शन सी अंडाकार और ऑप्शन डी है फैला हुआ वृत्त। तो जो ग्रह है वो किस प्रकार के पथ पर परिक्रमा करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैला हुआ वृत्त द राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाले वस्तु से टकराकर वापस आने वाली खाली स्थान के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनिक तरंगे और ऑप्शन डी अप्सरा तरंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक तरंगे। इसके बारे में बात करें तो जो चमगादड़ है प्रसरभ ध्वनि तरंगे को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। इसकी सहायता से वे अपना शिकार और रास्ता को भी खोजते हैं। और देखिए चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति के प्रसरभ ध्वनि तरंगे और उधर या कीटों से टकरा कर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि आगे कोई शिकार है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? वक्रता केंद्र, फोकल लंबाई, पोल और फोकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी पोल यानी ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? यानी जो ध्रुव पर वस्तु रखे हुए तो उसका प्रतिबिंब क्या है? सतह पर स्थित होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए है आभासी और ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है संभाव्य और ऑप्शन डी है वास्तविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक होता है। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? बोल रहे हैं कि कितना कार्य किया जाता है यदि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर आवेश का मान दिया है, Q का मान दिया है 3 कूलम और विभवांतर यानी V का मान दिया है 11 वोल्ट। तो किया गया कार्य होता है यानी W बराबर होता है Q मल्टीप्लाई V, यानी 3 गुणे 11 यानी 33 जूल, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर है, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध खाली स्थान के बराबर होगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? यानी 1/में R1 का मान है क्या होगा? 1/10 प्लस 1/10 करते हैं, 1/R1 का मान क्या हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा 5 ओम और वह समकक्ष के प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी R2 यानी R1 प्लस 10 क्या हो जाएगा? फिर करेंगे R2 बराबर 5 प्लस 10 यानी 15 इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कॉपी पर बना कर देखिएगा। 26वां क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ के माध्यम
से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है और ऑप्शन डी है घटता है। तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है तो समान रहता है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध यानी आर समान रहता है, क्योंकि विभवांतर यानी भी व धारा I के अनुपात का मान एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे परिपथ का प्रतिरोध R कहा जाता है। यानी R बराबर होता है V बटे में I इधर होता है। तो चलिए आगे है 27 नंबर। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा खाली स्थान यूनिट में होगी, यानी यूनिट का मान पूछ रहा है, यानी व्यय ऊर्जा। तो व्यय ऊर्जा एक यूनिट बराबर कितना होता है तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000, यानी ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 0.8, यानी 100 गुणे 8 गुणे 1 बटे में 1000 करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है 0.8 यूनिट। इन ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणु भार क्या है। ओजोन का जो है अणु भार क्या होगा तो जानते हैं ऑक्सीजन के परमाणु हम दिया है 16 ग्राम, तो ओजोन का अणु भार यानी एक परमाणु का कितना होता है तो 3, यानी 3 गुणे 16 हो जाएगा। तो ओजोन का अणु भार क्या हो जाएगा 16 गुणे 3 यानी 48 ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 32। तो एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए नींबू का रस है, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी रक्त और ऑप्शन डी है डिटर्जेंट। तो पूछ रहा है कि पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यानी नींबू का रस। तो अब इसके पीएच मान की बात करते हैं। नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2 और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, सिरके का पीएच मान होता है 3 और दूध का पीएच मान होता है 6.4। आप लोग को याद रखना है। 31 नंबर है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में खाली स्थान तत्व उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी के जो चौथे आवर्त हैं उसमें कितने तत्व उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी है 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे आवर्त में 18 तत्व शामिल होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की परमाणुकता क्या है। परमाणु की परमाणुकता क्या है। एकल परमाणविक है, द्विपरमाणविक है, चतुर्थ परमाणविक है, बहुपरमाणविक है। तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी यानी चतुर्थ परमाणविकता है। तो ये किसी भी तत्व की परमाणुकता जो है यह बताता है कि उस तत्व के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित है। आप लोग को याद रखना है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन सी है सेंट्रोसोम और ऑप्शन डी है राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यानी लाइसोसोम इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि इनके बारे में बात करें तो लाइसोसोम है जंतु की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है और इनकी खोज जो है 1955 ईस्वी में डी डुबे ने की थी। इनका प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन अथवा अन्य पदार्थ को पाचन करना है। और आगे इसके बारे में जाने तो भोजन की कमी के समय जो लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा में स्थित प्रोटीन, लिपिड अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। 34 नंबर है, कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कवक विज्ञान क्या है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया का अध्ययन है, कि कुकुर मुत्ता का अध्ययन है, वायरस का अध्ययन है और परजीवियों का अध्ययन। तो कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। 35 नंबर है, मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है। मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है। ऑप्शन ए है स्क्लेरा, ऑप्शन बी है एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी है एपिडर्मिस, ऑप्शन डी है हाइपोडर्मिस। तो मानव के जो शरीर के त्वचा के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है एपिडर्मिस कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
सी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है टेप वर्म फाइलम खालिस्तान से संबंधित है। टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है इसके हेलमेंथिस, एनिलिडा, प्लेटीहेलमेंथिस और निमेटोड। यानी टेप वर्म फाइल में जो है किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो प्लेटीहेलमेंथिस, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केंचुआ जो है निम्न में से कौन से प्राणी संघ से क्या है? संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्थ्रोपोडा से है कि मोलस्का से है कि एनिलिडा से है कि प्रोटोजोआ से है? तो किससे संबंधित है? तो एनिलिडा संघ का प्राणी है केंचुआ। चलिए 38वां क्वेश्चन है 2021 में प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और इनमें से कोई नहीं। 2021 में प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी नरेंद्र मोदी। और इसका फुल फॉर्म जाने तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है प्रगति बैठक की 35वीं संस्करण की अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी स्टेट बैंक इंडिया के नए जो MD हैं किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन बी है स्वामीनाथन जानकी रमन, ऑप्शन सी अश्विन कुमार तिवारी, ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी बी तथा सी दोनों, यानी स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विन कुमार तिवारी। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त व्यवस्था यानी बैठक हुई थी। तो आई होप कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी, नए जोश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।